आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, अमरनाथ यात्रा के लिए जो तीर्थ यात्रियों का है जत्था वो रवाना हो चुका है और लगातार बढ़ रहा है। और इसी बीच सुरक्षा की भी हम बात करेंगे तो सुरक्षा के तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अनंतनाग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमरनाथ यात्रा के तीर्थ यात्रियों का काफिला पहलगांव रूट के मुख्य रास्ते पर आसानी से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पुलिस ने बताया कि आगामी अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए प्रोजेक्ट हॉक आई नाम से एक बड़ी टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट एक व्यापक निगरानी पहल है, जिसमें हवाई निगरानी, एडवांस फेशियल रिक्रिएशन सिस्टम और स्नाइपर की तैनाती और सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने कहा कि इसका मकसद यात्रा के पूरे रास्ते में आसमान से लेकर जमीन तक 24 घंटे निगरानी और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करना है। इस पहल के तहत अनंतनाग पुलिस ने एडवांस टेक्नोलॉजी और रणनीतिक रूप से जवानों की तैनाती को मिलाकर एक मल्टी लेयर सुरक्षा और निगरानी ग्रिड बनाया है। हवाई निगरानी के लिए अहम जगहों पर 5 ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग और हालात की बेहतर जानकारी देते हैं। हवाई निगरानी नेटवर्क किसी भी उभरते हालात का तुरंत आकलन करने और जमीनी यूनिट्स द्वारा तुरंत कार्रवाई करने में मदद करता है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने और प्रभावी कार्रवाई की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए तय जगहों पर 22 खास तौर पर ट्रेंड स्नाइपर टीमें भी तैनात की गई हैं। अधिकारियों ने बताया कि निगरानी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए यात्रा मार्ग की अहम जगहों पर 416 हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे और फेशियल रिक्रिएशन सिस्टम FRS इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए गए हैं। ये सिस्टम लगातार रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं और संदिग्ध गतिविधियों या हरकतों की समय पर पहचान करने में मदद करते हैं, जिससे सुरक्षा के एहतियाती उपाय मजबूत होते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट हॉक आई के जरिए अनंतनाग पुलिस ने आसमान और जमीन पर अपनी नजरें प्रभावी ढंग से जमा ली हैं, जिससे एक ऐसा निर्बाध निगरानी नेटवर्क बना है जो तीर्थ यात्रा मार्ग की व्यापक निगरानी सुनिश्चित करता है। यह पहल सभी तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षित माहौल देने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और पेशेवर पुलिसिंग तरीके का इस्तेमाल करने के प्रति अनंतनाग पुलिस की प्रतिबद्धता को दिखाती है। अधिकारियों ने कहा कि अनंतनाग पुलिस तीर्थ यात्रा के हर पहलू की सुरक्षा और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के सुचारू और सफल आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जनता से अपील की जाती है कि वे सुरक्षा कर्मियों का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें, ताकि तुरंत कार्रवाई की जा सके। बिहार के सहरसा की बात करेंगे, जहां रेड लाइट एरिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है रेड लाइट एरिया में। सहरसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और देखिए जिस तरह से अब तस्वीरों में देखिए किस तरह से पुलिस ने की। 4 नाबालिग समेत 18 हिरासत में लिए गए हैं। 4 नाबालिग के साथ साथ बिहार के सहरसा जिले के सदर थाना क्षेत्र का ये भारतीय नगर स्थित रेड लाइट एरिया है, जो पुलिस ने अवैध देह व्यापार के खिलाफ छापेमारी कर 4 नाबालिगों समेत 18 लोगों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए लोगों में 10 महिलाएं, 4 पुरुष और 4 नाबालिग शामिल हैं। वहीं इस धंधे के संचालन के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। साइबर डीएसपी कल्याण आनंद ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान FSL टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से जांच के लिए कई संदिग्ध सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार पहले सील किए गए कुछ मकानों से भी युवतियां मिली हैं, जिसकी जांच की जा रही है। बरामद नाबालिगों की काउंसलिंग कर उन्हें संरक्षण में भेजा जा रहा है। गिरफ्तार महिला से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा रहा है। यहाँ पे रेड लाइट एरिया की सूचना आ रही थी काफ़ी दिनों से कि यहाँ पे कुछ गलत काम चल रहा है, जिसके आलोक में AHTU की टीम और साइबर की टीम और टाउन थाना के द्वारा संयुक्त रूप से रेड किया गया है। कुछ महिला, कुछ पुरुष और कुछ नाबालिग लोग अभी पकड़ाए हैं। सवेरा और मुख्यालय का सवेरा 3 का भी एक आदेश था, जिसमें कि रेड करना था।
उसी के आलोक में ये रेड किया गया है। कुछ महिला, कुछ पुरुष और कुछ नाबालिग बच्चियां भी पकड़ाई हैं। अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। जो भी कार्रवाई की जाएगी इसकी सूचना देगी। 10 से 12 लोग अभी आप पकड़ाए हैं। किस प्रकार की सूचना? ये गुप्त सूचना रही थी कि यहाँ पे कुछ गलत धंधे होते हैं महिला पुरुष को लेके, जिसके कारण यहाँ पे कार्रवाई की अभी गई ये है। कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी या ये कार्रवाई जब सूचना आएगी, जब ऐसा खबर मिलेगी, कार्रवाई चलते रहेगी। आगे इसमें क्या कार्रवाई होगी? अभी FIR दर्ज होगा। जो लोग पकड़ाए हैं उनका जांच होकर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सहरसा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। देखिए, सहरसा जिले के सौर बाजार थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस और एक ऑटो के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस रात्रि गश्ती के दौरान राजबंधा गांव के पास पहुंची, तभी एक ऑटो चालक पुलिस वाहन को देखकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस ने पीछा कर ऑटो को रोक लिया। तलाशी के दौरान संजय यादव के पास से गमछे में छिपाकर रखा गया एक देसी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पत्थरघट निवासी सुनील कुमार और सोनवर्षा राज निवासी संजय यादव के रूप में हुई है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों पारिवारिक जमीन विवाद में हथियार के बल पर दबाव बनाने जा रहे थे। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक महोदय सहरसा के निर्देशन में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों की पर प्रभावी नियंत्रण, अवैध आग्नेयास्त्र एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल दिनांक 7 जुलाई 2026 को सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत रात्रि गश्ती के क्रम में डीगा चौक एवं कांप के बीच एक टेम्पू चालक गश्ती को देखते हुए टेम्पू को घुमाकर भागने का प्रयास किया, जिसे संदेह के आधार पर पकड़ लिया गया। जब पकड़ाए व्यक्ति एवं वाहन की तलाशी ली गई तो एक व्यक्ति के पास से गमछा में लपेटे हुए एक देसी कट्टा एवं 10 जिंदा कारतूस बरामद किया गया और बरामद आग्नेयास्त्र को विधिवत जब्ती सूची बनाते हुए विधिवत उसे गिरफ्तार किया गया। इस संदर्भ में सौर बाजार थाना कांड संख्या 177/26 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता है सुनील कुमार, पेशर धर्मेंद्र शाह, साकिन गोलमा, वासा टोला, वार्ड नंबर 18, थाना पत्थरघट। दूसरा संजय यादव, पेशर गणेश यादव, साकिन गाजी पैता, वार्ड नंबर 14, थाना सोनवर्षा राज, दोनों जिला सहरसा। इसमें अन्य अभियुक्त भी भागे हैं। इसमें उसकी गिरफ्तारी हेतु भी हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो बरामदगी है देसी कट्टा 1, जिंदा कारतूस 10, एक टेम्पू। टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारी व कर्मी हैं पुअनी आफ्ताब आलम सौर बाजार थाना, बड़ी पुअनी बिट्टू कुमार सौर बाजार थाना एवं सशस्त्र बल सौर बाजार थाना। इसमें प्रथम दृष्टया जो बात सामने आई है, जो संजय यादव है जिनके पास से मिला हथियार, वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ ही विवाद के क्रम में ये लोग हथियार ले जाकर किसी घटना को अंजाम देने जा रहे थे। नवादा शहर की बात करेंगे, जहां पोस्टमार्टम रोड में सड़क बना हुआ था, लेकिन इतना घटिया सड़क बना हुआ था जिसका जो है विरोध किया जा रहा था वहां के लोगों के द्वारा। और इसके बाद वहां के जो विधायक हैं उन्होंने एक्शन लिया है। नवादा शहर के पोस्टमार्टम रोड की ये तस्वीर देखिए, जहां कथित तौर पर घटिया सड़क निर्माण की शिकायत आने पर सदर विधायक विभा देवी ने मामले पर संज्ञान लिया है। शिकायत मिलने के बाद विधायक के हस्तक्षेप से निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराई गई, जिसमें मानकों के अनुरूप कार्य नहीं होने की बात सामने आई है और संबंधित हिस्से जहां पर पूरी तरह से गड़बड़ी की गई है उस हिस्से को तोड़कर दोबारा निर्माण कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जेसीबी लगाया गया है। तस्वीरों में देखिए आप। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी का आरोप लगाते हुए विधायक से शिकायत की थी। शिकायत के बाद विधायक ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और संवेदक को आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके बाद निर्माण एजेंसी द्वारा मौजूदा सड़क को तोड़कर पुनर्निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया। विधायक विभा देवी ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता के पैसे से होने वाले प्रत्येक कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। यदि किसी भी निर्माण कार्य में अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों ने विधायक के त्वरित हस्तक्षेप की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि अब सड़क का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप होगा, जिससे आम लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सकेगी।
नवादा सदर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, जहां महादलितों ने समाहरणालय परिसर को पूरी तरह से घेरा। क्या है पूरा मामला, हम आपको बता रहे हैं। नवादा सदर विधानसभा क्षेत्र के नारदीगंज प्रखंड स्थित कौशला डी के सैकड़ों भूमिहीन महादलित परिवारों ने अपनी आवासीय समस्या को लेकर नवादा समाहरणालय का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी को आवेदन सौंपकर सुरक्षित पुनर्वास की मांग भी की। आवेदन में महादलित परिवारों ने बताया कि वे पीढ़ियों से कौशला डी में रह रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग उक्त जमीन को रैयती भूमि बताकर उन्हें वहां से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कथित भूस्वामियों द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनसे गुलामों की तरह काम कराया जाता है, शौच के लिए जाने पर रोक लगाई जाती है और चोरी के झूठे आरोप लगाकर बच्चों को जेल भिजवाने की कोशिश की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें किसी अन्य स्थान पर सरकारी जमीन उपलब्ध कराकर अस्थायी रूप से बसाया जाए, ताकि वे शांतिपूर्वक जीवन यापन कर सकें और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। प्रत्येक परिवार की ओर से अलग अलग आवेदन भी प्रशासन को सौंपा गया। मामले को लेकर नवादा सदर विधायक विभा देवी से भी न्याय की गुहार लगाई गई है। विधायक ने मामले का संज्ञान लेते हुए जिला पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी और अंचलाधिकारी को आवेदन भेजकर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 8 दिन पहले आम तोड़ने के विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। विधायक और कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की पहल पर विवाद शांत कराने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी है। फिलहाल महादलित परिवार प्रशासन से शीघ्र हस्तक्षेप कर सुरक्षित पुनर्वास और न्याय की मांग कर रहे हैं। कहाँ घर हुआ, पहले घर बताइए। घर हुआ कोसला नारदीगंज प्रखंड कोसला डी। कहाँ पर बसे हुए हैं, क्या मसला है, पूरा बात बताइए। बाभन का जमीन कैसे आप जानते हैं बाभन का जमीन है, उसका रेती जमीन है। जैसे रेती जमीन है सर, घर मजरुआ है कि और कुछ है तो हम लोग तो नहीं जानते। हम लोग हमको पर्चा बना दिया है, अरे हमको कुछ कितना दिन से रह रहे हैं। हमको तो 3 कुर्सी 3 कुर्सी बीत गया। जब बाबा हो गया, ससुर हो गया, अब हमको यह जमाना आ गया था। बाल बच्चा के जमाना में तो अब नहीं हो रहा। तब क्या कहता है उसे? क्या कहता है कि बहनचोद यहाँ पर चोर ये सब बसल है, ये सब के हटाइयो। काम करेगा तो रहने देगा, नहीं करेगा तो नहीं रहने देगा। हमको मजदूरी देगा सर तभी पेट भरेगा, 2 पैसा नहीं कम करेगा तो हमको पेट भरेगा। हमको बच्चा झूठ हो रहा, 200 300 होगा, 300 से 5 हो गया, हमको पेट नहीं भरेगा। दूसर मजदूर पे लेके जुट चला गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम क्या चाहते हैं कि हमको जमीन दे के हमको बसाइए, हमको यहाँ से उठाइए, वहाँ पर नहीं। आप क्या चाहते हैं हम लोग? तो अभी आप लोग कहाँ जाइएगा? हम अभी तो जैसा उठा के ले जाइए सर, तुम्हारे इतना जल्दी थोड़ा है पर बसा दीजिएगा। तुम्हारे पास में सर हम लोग जहाँ भी अभी आवेदन लेके कहाँ जाना है आप लोग को? अभी आवेदन लेके जाएंगे सीओ के पास, सीओ और जिला पदाधिकारी के पास जाना है। एक तस्वीर दिखाएंगे कोडरमा जयनगर की, जहां नवनिर्मित प्लांट से जो पानी छोड़ा गया अचानक से और उसके बाद जिस तरह से किसानों को परेशानी हुई है, वो तस्वीर देखिए यहाँ पर किस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है। जयनगर माले कोडरमा के जयनगर माले प्रखंड सचिव मुन्ना यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अंचल अधिकारी को लिखित आवेदन देकर कहा है कि कोडरमा थर्मल पावर प्लांट 800 × 800 मेगावाट नवनिर्माण प्लांट का पानी छोड़े जाने से कई किसानों के खेत और जो धान के जो बीज लगाए गए थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। कई एकड़ खेत नदी नाला के रूप में ले लिया और खेतों में बालू और मिट्टी भर गया। पूरी तरह से खेत को बर्बाद कर दिया गया है। एकाएक पानी खोलने से कई किसानों को भारी क्षति हुआ है। लाखों लाख रुपए का फसल और धान का बीज नष्ट हो गया, जिसकी जवाबदेही डीवीसी प्रबंधन और जिला प्रशासन को देना है। और उन्होंने कहा कि प्रशासन अविलंब संज्ञान में ले और खेतों को बनाए जाए, जिस तरह से बनाया गया है, किसानों को क्षतिपूर्ति की भरपाई किया जाए किसानों को, और नहीं तो पार्टी की ओर से उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से यानी माले पार्टी की ओर से जोरदार आंदोलन किया जाएगा।
पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि अब ममता बनर्जी के साथ कोई नहीं है, वो पूरी तरह से, उनकी पार्टी पूरी तरह से खाली हो चुकी है और वो रैली की बात करती हैं, वहां रहेगा कौन, वो सिर्फ और सिर्फ अकेले रह जाएंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल के मंत्री दिलीप घोष ने कोलकाता हाईकोर्ट का ममता बनर्जी की रैली को मंजूरी देने के आदेश पर कहा कि अनुमति तो मिल जाएगी, लेकिन अकेले चलकर क्या करेगी, उनके साथ में कोई नहीं है। जब उनकी खुद की पार्टी उन्हें नेत्री मानती नहीं है, उन्होंने ऐसा आंदोलन और शोबाजी जिंदगी भर किया, अब भी वही करेंगी। उन्होंने कहा कि खुश रहें और खूब मॉर्निंग वॉक करें। अब वही करेंगे, खुश रहे। हजरा में अकेले चल के क्या करेंगे, साथ में कोई नहीं है। उनकी खुद की पार्टी उन्हें नेत्री नहीं मानती है, वैसा आंदोलन, ये शोबाजी उन्होंने जिंदगी भर किया है और कुछ नहीं किया है। अब वही करेंगे, खुश रहे। हजरा में खूब मॉर्निंग वॉक करें। अकेले चल के क्या करेंगे, साथ में कोई नहीं है। उनकी खुद की पार्टी उन्हें नेत्री नहीं मानती है, वैसा आंदोलन, ये शोबाजी उन्होंने जिंदगी भर किया है और कुछ नहीं किया। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर सपा के सांसद हैं राम गोपाल यादव ने कहा है कि पहले एफआईआर होता है, उसके बाद एसआईटी का गठन किया जाता है, लेकिन यहां पर ठीक उल्टा ही किया गया। पहले एसआईटी का गठन किया गया, उसके बाद एफआईआर किया गया। देखिए, सपा सांसद हैं राम गोपाल यादव। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर उन्होंने कहा है कि एसआईटी तब गठित होती है जब पहले एफआईआर दर्ज की जाती है, लेकिन उन्होंने पहले एसआईटी गठित कर दी और एफआईआर बाद में की। किसी के खिलाफ, उन्होंने कहा कि किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई है, जो वहां नौकर थे उनके खिलाफ एफआईआर हुई है, एफआईआर दर्ज हुई है। आप जानते हैं कि एसआईटी तब गठित होती जब एसआईटी क्या एसआईटी आप जानते हैं कि एसआईटी तब गठित होती जब एफआईआर पहले होती है। इन्होंने एसआईटी पहले गठित कर दी, एफआईआर बाद में की, तो दंडित कौन होगा? चंपत राय के खिलाफ हुई है एफआईआर, इस्तीफा कोई दंड हो गया? किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, जो वहाँ नौकर थे उनके खिलाफ एफआईआर। एसआईटी क्या एसआईटी आप जानते हैं कि एसआईटी तब गठित होती जब एफआईआर पहले होती है। इन्होंने एसआईटी पहले गठित कर दी, एफआईआर बाद में की, तो दंडित कौन होगा? चंपत राय के खिलाफ हुई है एफआईआर, इस्तीफा कोई दंड हो गया? किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं, जो वहाँ नौकर थे उनके खिलाफ एफआईआर। हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।